हाँ जी। तो लास्ट में कहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना? हाड़ौती या दक्षिणी पूर्वी पठारी, ये है ना? तो इसमें हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार है। इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको। कि अपना जो पठारी भाग है भारत का जो प्रायद्वीप पठार, ये वाला जो हिस्सा है, उसी का एक भाग अपना राजस्थान का हाड़ौती का पठार भी है। और इस पठार का निर्माण मुख्यतः ज्वालामुखी से निकलने वाले किस प्रकार के बेसल्ट लावा, बेसल्ट लावा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। इसका मीनिंग है लिक्विडिक लावा होता है, तरल लावा होता है। और लावा जब तरल अवस्था में होता है तो दूर तक बहता है, उसके बाद जमा होता है। जबकि थिक लावा, गाढ़े लावे होते हैं, वो बनाते हैं माउंटेन या पर्वत। तो इसमें लावे की नेचर जो होती है वो बेसाल्ट बोली जाती है। यानी जो आगे आप इंडियन ज्योग्राफी में या वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्लेट्यूज के रीजन देखोगे कि प्लेट्यू या पठार क्यों बनते हैं, तो प्लेट्यू वैसे अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जैसे माउंटेन एरिया है, माउंटेन एरिया के सरफेस एरिया में कटाव से भी प्लेट्यू बन जाता है। ये अपने आप में पिडमोंट प्लेट्यू है। अरावली में बताया भी था, पढ़ा था ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, पिडमोंट। तो इसका मीनिंग जो पिडमोंट है वो पहाड़ों के पास कटाव के द्वारा बने हुए। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये है वोल्केनिक इरप्शन के कारण, ज्वालामुखी से लावे के निकलने के कारण बनने वाले प्लेट्यू। कुछ पठारी क्षेत्र हैं वो डेजर्ट एरिया में सॉइल के डिपोजिशन से भी बनते हैं। कुछ मुख्यतः ठंडे क्षेत्रों में और ग्लेशियर इरोजन के द्वारा भी बनते हैं। तो प्लेट्यूज है लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के होते हैं, फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के होते हैं। तो इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से हुआ है। तो इसमें निर्माण में लिखिएगा, जैसे मैदानी भागों का निर्माण किससे बताया था अपन ने, नदियों के द्वारा जमा किए गए सेडिमेंट से, रिवर सेडिमेंट से बने। वैसे पठार बने बेसाल्ट लावे के द्वारा। तो निर्माण वाले में लिखिए, राजस्थान के हाड़ौती पठार का निर्माण बेसाल्ट लावे से हुआ है। हाड़ौती प्लेट्यू ऑफ राजस्थान, हाड़ौती प्लेट्यू ऑफ राजस्थान इज फॉर्म्ड बाय बेसाल्ट लावा। हाड़ौती पठार का निर्माण बेसाल्ट लावे से हुआ है। बेसाल्ट लावे से हुआ है, जिसका निर्माण काल, नेक्स्ट लाइन में लिखो निर्माण काल, फॉर्मेशन पीरियड। निर्माण काल क्या है इसका?
इसमें लिखिएगा क्रिटेशियस एज। क्रिटेशियस काल, जो कि लगभग अपने 16 करोड़ वर्ष से लेके लगभग 6 करोड़ या 6.5 करोड़ वर्ष पूरे होते हैं। टाइम पीरियड इसमें वैसे नहीं पूछा जाता जैसे आकलवुड फॉसिल पार्क में पूछा जाता है। तो इसमें सिर्फ टाइम पीरियड इसको ध्यान रखना है, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस काल। निर्माण के बाद में नेक्स्ट में एक्सटेंशन या विस्तार। तो विस्तार में इसमें एक तो एरिया राजस्थान के वैसे तो नहीं बताया गया, परसेंटेज में इंडिकेट किया हुआ है अपने 6.89%। तो एरिया लगभग राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है, 6.89। एंड एवरेज हाइट औसत ऊंचाई 500 मीटर। जैसे राजस्थान के रिलीफ फीचर वाले पार्ट को स्टार्टिंग में इस चैप्टर में मैंने आपको इंडिकेट करवाया था, उसके अंदर रिलीफ फीचर में 3 पार्ट करवाए थे ऊंचावच में। अरावली सबसे अधिक हाइट पे था 930 मीटर। हाड़ौती लगभग इसका आधा है, यानी ये लगभग 1000 है, तो ये लगभग 500। मरुस्थल और मैदानी भाग रिलीफ फीचर में लगभग बराबर हैं, वो इससे आधे, 200 से 300 मीटर। तो 200 और 300 का एवरेज कितना होता है, 250। तो इसका मीनिंग जो नीचे वाले भाग हैं प्लेन एरिया और डेजर्ट एरिया, वो रिलीफ फीचर में लगभग इक्वल से ही है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में रिलीफ फीचर में मैदानी होते हैं। क्योंकि डेजर्ट भी एक प्लेन ही है, डेजर्ट एरिया को भी हम जनरली एक मैदानी मानते हैं। फर्क इतना है कि पूर्वी मैदान उपजाऊ है और मरुस्थलीय मैदान है वो अनउपजाऊ या कम उपजाऊ है, यानी डेजर्ट एरिया के रूप में। तो रिलीफ फीचर में ये तो दोनों लगभग इक्वल है। हाड़ौती इनका डबल है, यानी लगभग 250 का डबल 500। और फिर अरावली हाड़ौती का भी अप्रोक्सीमेट डबल है, यानी अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास। फिक्स डेटा बोले तो 930। तो इसमें विस्तार के तौर पे इसका जो एरिया है वो लगभग 7%, यानी 6.89। एंड एवरेज हाइट 500 मीटर। एसी ऑन करवाएं। हाँ जी, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट विस्तार के बाद में, विस्तार वाले तो जनरली अपने को प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, मेंस में नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा। बेसिक पॉइंट लिख दिया कि हाड़ौती प्लेटू इज फॉर्म्ड बाय बेसाल्ट लावा एंड इट्स फॉर्मेशन पीरियड क्रिटेशियस एज। फिर इसमें डायरेक्ट स्टडी वाले पॉइंट में, तो ये तो जनरली फैक्चुअली पता होना चाहिए, जैसा कि ये तो अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम कवर कर लेते हैं। एक एवरेज हाइट वाला भी आइडिया होना चाहिए लगभग कितना है। तो अरावली से लगभग आता है ये 500 मीटर, अरावली लगभग 1000 के आसपास। और मैदानी भाग और मरुस्थल है वो भी प्लेट्यू के भी कितने हैं, लगभग आते हैं। तो इसका मीनिंग मैदान और मरुस्थल से हाड़ौती डबल है और हाड़ौती से लगभग अरावली डबल है, अप्रोक्सीमेट डबल है। अब नेक्स्ट में लिखिए स्टडी या अध्ययन। हर एक फिजिकल डिवीजन में हमने अध्ययन के अकॉर्डिंग उसके कुछ डिवीजन किए हैं। डेजर्ट को कितने भागों में डिवाइड किया था, तो एरिड और सेमेरिड। अरावली को, जिसमें नॉर्थ, मिड और साउथ अरावली। फिर मैदानी भाग को, मैदान में भी मेन 3 नदियों को 4 नाम यूज किए थे, बाकी मैदान में 3 में माही, बी और बी एक साथ, बनास और बाणगंगा, और एक लास्ट में चंबल। यहाँ पे जो डिवीजन या जो इसमें जो भाग इसके होंगे उसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। हाड़ौती को कहा जाता है कि इसके 2 मेन डिवीजन होते हैं, 2 मुख्य भाग होते हैं, जो वास्तव में राजस्थान के हाड़ौती के भाग होते ही नहीं। वो भाग होते हैं, एक तो विंध्यन पार्ट, जो विंध्यन का पार्ट होता है, एक होता है मालवा पठार का हिस्सा, दक्कन लावा पठार, लेकिन वो राजस्थान के हाड़ौती के टच में है। तो अगर आप मालवा को राजस्थान में पढ़ोगे तो आपको एक फिजिकल डिवीजन और मानना पड़ेगा, मालवा प्लेट्यू। तो इसका मीनिंग भौतिक प्रदेश 4 नहीं,
5। फिर विंध्यन चट्टाने हैं, विंध्यन जो माउंटेन है अपने एमपी की ओर, उसकी चट्टाने भी अपने हाड़ौती में फैली हुई हैं। तो अगर आप विंध्यन को भी यहाँ पढ़ोगे एक माउंटेन के रूप में, तो फिजिकल डिवीजन फिर 5 नहीं, मालवा और विंध्यन ये 2 रेड होंगे। और विंध्यन और मालवा के जो रॉक्स हैं वो हाड़ौती के सिमिलर ही हैं, हाड़ौती जैसी ही चट्टाने हैं। तो इस कारण उन 2 भागों को, मालवा वाले भाग को और विंध्यन वाले भाग को, हाड़ौती के ही 2 मेन डिवीजन माना जाता है। फिर हाड़ौती जो खुद फैला हुआ है हाड़ौती के नाम से, उसको उसको खुद को सब डिवीजन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो इसका मीनिंग यहाँ जो 2 मेन डिवीजन होंगे वो अदर पार्ट्स हैं, विंध्यन और हाड़ौती के नीचे का जो हिस्सा मालवा का हिस्सा, उसको बोला गया दक्कन लावा या डेक्कन लावा प्लेट्यू। तो उनमें 2 मेन डिवीजन और हाड़ौती जो खुद बचा हुआ रहेगा राजस्थान की ओर, उसके 3 पोर्शन डिवाइड किए जाएंगे, जिसमें एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ी, आपको ध्यान हो तो रावली में लिखी थी अपन ने, बोंदे हिल्स एंड मुकुंदरा हिल्स। एक आएंगे इसमें शाहाबाद अपलैंड, जो शाहाबाद की ओर की पहाड़ियां जहां घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी, तो शाहबाद अपलैंड। और एक आएगा डग गंगधार अपलैंड। तो हाड़ौती के ये 3 सब डिवीजन है खुद जो हाड़ौती है। बाकी 2 मेन डिवीजन है वो जो अदर स्टेट में फैले हुए हैं, और जिनका कुछ भाग राजस्थान की ओर फैला हुआ है, जैसे एक तो विंध्यन और एक हाड़ौती के नीचे वाला जो मालवा का पठार है। तो नीचे होने के कारण, दक्षिण की ओर होने के कारण, उसको मालवा पठार को राजस्थान में क्या मानेंगे, दक्कन। किससे बना हुआ है, क्या बना हुआ है, इस कारण उसको कहते हैं डेक्कन लावा प्लेट्यू। और विंध्यन वाले को कहते हैं विंध्यन स्कारप्लेंट। स्कारप्लेंट का मीनिंग होता है जो चट्टाने आगे की ओर निकली होती हैं। जैसे अपने घर में जो छज्जा होता है ना, कई बार अपनी जमीन से थोड़ा सा आगे उसका भाग निकला होता है ऊपर, तो जो आगे निकला हुआ चट्टानी भाग है उसको कहा जाता है स्कारप्लेंट या कगार। तो विंध्यन माउंटेन मेन एमपी की तरफ है, लेकिन उसकी चट्टाने राजस्थान की तरफ फैली हुई हैं, जिनको कहा जाता है विंध्यन स्कारप्लेंट। तो ये एक तो डेक्कन लावा प्लेट्यू और एक विंध्यन स्कारप्लेंट, ये हाड़ौती के 2 मेन डिवीजन। फिर हाड़ौती जो खुद बचा हुआ है उसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 सब डिवीजन पार्ट में। तो इस कारण इसमें स्टडी में लिखते टाइम अपन सिर्फ मुख्य भाग ही नहीं लिखते, यहाँ सब डिवीजन को भी इंडिकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो सब डिवीजन है वो इन 2 डिवीजन के पार्ट नहीं है, वो अपने आप में अलग से सेपरेट है। तो हाड़ौती को अध्ययन की दृष्टि से 2 मुख्य एवं 3 गौण भागों में बांटा जाता है। सब डिवीजन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। गौण भाग का मीनिंग होता है उपभाग, और मुख्य भाग का मीनिंग होता है मेन डिवीजन। तो इसमें जो हेडिंग आपने डाली है अध्ययन या स्टडी वाले में, इसमें लिखिएगा, यानी हाड़ौती में नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी या अध्ययन। अध्ययन में लिखिए, अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती को 2 मुख्य एवं 3 गौण भागों में बांटा जाता है, अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। According to study point of view, Hadoti is divided into main division. Hadoti is divided into 2 main divisions and 3 subdivisions. अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती को 2 मुख्य एवं 3 गौण भागों में बांटा जाता है, यानी 2 मेन डिवीजन और 3 सब डिविजन्स। इसमें हेडिंग डालिए अब हाड़ौती के मुख्य भाग, मेन डिविजन्स ऑफ हाड़ौती। इसका मीनिंग पहले 2 को कंप्लीट करेंगे, 2 कंप्लीट होने के बाद में सब डिविजन्स को कंप्लीट करेंगे। मेन डिविजन्स ऑफ हाड़ौती, हाड़ौती के मुख्य भाग। ऊपर हेडिंग लिखा ना, मेन डिवीजन 2 है, सब डिवीजन 3 है। तो अब हेडिंग मेन डिविजन्स ऑफ हाड़ौती, हाड़ौती के मुख्य भाग। तो हाड़ौती के 2 मेन डिवीजन में, एक तो उसके
सदन वाला पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे, दक्कन, दक्कन लावा पठार। डेक्कन लावा प्लेट्यू, एक भाग तो ये है। दूसरा विंध्यन माउंटेन का हिस्सा जो हाड़ौती के टच में है, वैसे तो मेन एमपी में है लेकिन हाड़ौती तक फैला हुआ है, तो इसको राजस्थान में बोला गया विंध्यन कगार। विंध्यन एस्कारपमेंट। इसके जो दो मेन भाग हैं हाड़ौती के मुख्य भाग, तो हाड़ौती के मुख्य भाग यहाँ पे फैक्ट के रूप में दो लिख के और फिर हाड़ौती लिख के उसके दोनों मेन डिवीजन लिख दीजिए। हाड़ौती की और एक तो मुख्य भाग है दक्कन लावा पठार, यानी जो मालवा वाला है, उसको राजस्थान में मालवा नहीं बोलेंगे अपन, हाड़ौती के नीचे का हिस्सा बोलेंगे। तो हाड़ौती के नीचे कौन सा भाग है, सदन। हाड़ौती के नीचे की और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दक्षिण। तो दक्षिणी के अकॉर्डिंग ये शब्द यूज किया दक्कन। जहां लावे से बना एक प्लेट्यू है, इस कारण इसको डेक्कन लावा प्लेट्यू। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो इस नाम से एक पठार और आएगा, कौन से राज्य में, तो ज्योग्राफी अगर आपके सब्जेक्ट रहा हुआ है तो लगभग आइडिया रहता है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया जाता है। महाराष्ट्र में इसको नाम दिया जाता है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन पठार, डेक्कन प्लेट्यू। मध्य प्रदेश में आओगे तो मध्य प्रदेश में इसी पठारी क्षेत्र को कहा जाता है मालवा। राजस्थान की ओर हाड़ा राजाओं ने शासन किया था, इस कारण इस पठार को क्या बोलेंगे, हाड़ौती, हाड़ा राजाओं के कारण। यूपी एमपी के बीच में इसको कहेंगे अपन बुंदेलखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में कहेंगे बघेलखंड। जो बघेलों का क्षेत्र, पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी थे ना भूपेश बघेल, तो एमपी और छत्तीसगढ़ बघेल, बघेलखंड। और यूपी एमपी के बीच बुंदेलों का एरिया बुंदेलखंड। राजस्थान के अंदर यहाँ हाड़ाओं का एरिया था तो हाड़ौती। दक्षिणी इंडिया के अंदर यह काफी बड़ा पठार है, महाराष्ट्र के अंदर तो काफी बड़ा पठार है और भारत के दक्षिण की तरफ है, इस कारण इसको दक्कन प्लेट्यू कहते हैं महाराष्ट्र की ओर। फर्क ये है, महाराष्ट्र वाले को केवल दक्कन प्लेट्यू कहा जाता है, अपने को दक्कन लावा प्लेट्यू कहा जाता है। इस शब्द का फर्क है। अगर ये लावा नहीं लगे तो ये महाराष्ट्र में पहुंच जाएगा, फिर इसका मीनिंग लावा लगते ही ये राजस्थान का हिस्सा है। फिर हाड़ौती का जो नीचे वाला हिस्सा है वो दक्कन लावा प्लेट्यू, जबकि महाराष्ट्र में यूज किया जाता है दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का, दक्कन का पठार। और जो विंध्यन का हिस्सा राजस्थान की ओर फैला हुआ है चट्टानी भाग, उसको बोला गया है विंध्यन एस्कारपमेंट या विंध्यन कगार। अब ये किस तरीके से, ये देखिए, ये दोनों लिख लिए भाग। यहाँ से काफी इजी क्वेश्चन आता है। एक तो दोनों के यहाँ नाम लिखे हुए रहते हैं कि दक्कन लावा पठार और विंध्यन एस्कारपमेंट राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में शामिल है, ये हाड़ौती के भाग है। ये जो एच से इंडिकेट किया है ये मुख्य राजस्थान का हाड़ौती का पठार। बाकी हाड़ौती है नीचे की ओर इस साइड में, जो ये चट्टानें इस साइड में फैली हुई हैं, ये है मालवा की चट्टानें, जो आगे जाके इस साइड में मध्य प्रदेश तक। तो एमपी में तो मेन मालवा है। मालवा का कुछ हिस्सा राजस्थान के इस साइड में प्रतापगढ़ में, कुछ इस साइड में झालावाड़, इसको कहा जाता है मालव रीजन। आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, माल, मालव, ऊपर माल, माल रीजन इज नोन एज हाड़ौती, मालव प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ इज नोन एज मालव रीजन। और मालव यानी पठार है और उस पठार के ऊपर का हिस्सा ऊपर माल, जो भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में। तो यहाँ पे भी इसी का ही पार्ट आ गया। ये मध्य प्रदेश की ओर किस नाम से है, यहाँ मालवा के नाम से, मालवा प्लेट्यू। राजस्थान का ये जो हिस्सा है हाड़ौती का, ये मालवा का हिस्सा है, लेकिन हाड़ौती के मुख्यतः किस भाग में है, सदन की तरफ, इस कारण इस वाले भाग को बोला गया है
अभी जो आपने लिखा था ना हाड़ौती के नीचे की तरफ होने के कारण इसको दक्कन, दक्षिण की तरफ, और लावे से बना हुआ प्लेट्यू होने के कारण इसको डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन लावा पठार। दूसरा हिस्सा जो इस साइड में गुजरात से लेके और मुख्यतः बिहार तक एक माउंटेन फैली हुई है, उस माउंटेन का जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा जो राजस्थान की ओर फैला हुआ है इस वाले पार्ट में, चट्टानी भाग, जैसे मेन माउंटेन तो इधर है, उसका कुछ चट्टानी भाग राजस्थान की ओर फैला हुआ है, जो हाड़ौती के मुख्यतः 3-4 जिलों में, कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ और आगे डांग एरिया में, इस साइड में। चंबल नदी जब विंध्यन की चट्टानों को काटती है तो माउंटेन्स को काटने वाला एरिया डांग होता है, मैदानी भाग प्लेन एरिया को काटती है तब उसको कहते हैं बीहड़। क्योंकि चंबल के द्वारा जब गली इरोजन मैदानों में किया जाता है तो उत्खात भूमियां बनती हैं, बेडलैंड टोपोग्राफी चंबल के मैदान में लिखवाई थी आपको, तो जिनको बीहड़ कहा जाता है। और ऐसा अगर वो माउंटेन्स को कट करे और वहां पे बेडलैंड बने तो उनको क्या कहते हैं, डांग। तो डांग एरिया ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, जहां विंध्यन माउंटेन होती, और उसके आगे कंटिन्यूस ये विंध्यन माउंटेन वापस। बिहार में एक अफगान शासक थे शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार। सासाराम बिहार तक विंध्यन माउंटेन फैली हुई है। तो ये मेन तो है एमपी की तरफ, और इस विंध्यन का वो भाग जो चट्टानी भाग राजस्थान की ओर फैला हुआ है उसको कहते हैं कगार। कगार यानी स्कारपलैंड, किसका, विंध्यन का, इसका नाम विंध्यन स्कारपलैंड। तो ये विंध्यन स्कारपलैंड इस साइड में, ये वाला जो बी भाग आपने जो लिखा था, विंध्यन कगार। तो एक तो हाड़ौती के नीचे वाला हिस्सा दक्कन लावा पठार, और एक विंध्यन माउंटेन का हिस्सा जो इसके टच में है उसको विंध्यन कगार। अब इस साइड में अपने ये वाला हिस्सा, ये आपने किसके रूप में कवर किया था, माउंटेन थी ना अपने यहाँ, नाम क्या था, अरावली। अरावली के बाद में इसके जस्ट इस साइड में आपने कवर किया था ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान, और मैदान के बाद में हम कवर किसको कर रहे हैं, हाड़ौती। तो इस हाड़ौती और अरावली के बीच में यहाँ एक फॉल्ट या भ्रंश है। तो भ्रंश या जो दरार होती है वो मुख्यतः दो चट्टानों के बीच में डबल डायरेक्शन में जाने के कारण, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण क्रैकिंग या फॉल्ट आते हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः हाड़ौती और अरावली के बीच में एक फॉल्ट है जिसको नाम दिया जाता है जीबीएफ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इस वाले भाग से भीलवाड़ा, चित्तौड़, हाड़ौती के नदन पार्ट की तरफ और आगे कंटिन्यूस ये जो फॉल्ट है आगे की तरफ यूपी की तरफ कंटिन्यूस फैला हुआ है, इसको नाम देते हैं जीबीएफ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट यानी सीमा या सीमांत, बाउंड्री यानी, सॉरी, ग्रेट यानी महान, बाउंड्री मीन सीमा या सीमांत, फॉल्ट का मीनिंग होता है भ्रंश, तो इसको कहा जाता है महान सीमांत भ्रंश। इस प्रकार के कुछ फॉल्ट हैं वो अपने हिमालय के बीच में भी मिलते हैं। जैसे हिमालय की जो अलग अलग माउंटेन सीरीज हैं, हिमालय के सबसे नदन पार्ट को कहा जाता है ट्रांस, ट्रांस के जस्ट नीचे वाले को कहा जाता है ग्रेट हिमालय, वरद हिमालय, वरद के नीचे स्मॉल या लेजर हिमालय, उसके जस्ट नीचे वाले को कहा जाता है शिवालिक। तो हिमालय के अलग अलग पार्ट है। जो ऊपर वाला भाग है ट्रांस, ट्रांस का मीनिंग है जो लंबा फैला होता है महाद्वीपों के एक छोर से दूसरे छोर, यानी कॉन्टिनेंट्स के एक पोर्शन से दूसरे पार्ट को छू रहा होता है, यानी जिसकी लेंथ लंबी हो उसको कहते हैं ट्रांस। जैसे विश्व में कुछ लंबे रेलवे मार्ग हैं उनमें शब्द लगता है ट्रांस, लाइक ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन। तो ट्रांस का मीनिंग होता है एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट। जैसे साइबेरियन रेल मार्ग का नाम सुना होगा आपने, यूरोप वाले पार्ट से लेके और साइबेरिया एशियन रूस तक आता है, लगभग 10,000 किलोमीटर लेंथ होती है उस रेल मार्ग की। तो ट्रांस जनरली लंबे वाला जो पार्ट होता है उनके लिए यूज करते हैं, कॉन्टिनेंट्स के एक पोर्शन से दूसरी तरफ फैले हुए हैं।
तो हिमालय का ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो मुख्य हिमालय, अपन यूं कह सकते हैं स्टार्टिंग हिमालय, जिसको हम ट्रांस हिमालय या टेथिस टेथिस हिमालय या तिब्बत हिमालय, ये नाम है इसके ट्रांस के, सारे नाम टीटी से ही है। ट्रांस, टेथिस हिमालय, तिब्बत हिमालय। उसके जस्ट नीचे जो हिमालय, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट एवरेस्ट, इस कारण इसको ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। वृद्ध हिमालय, महान हिमालय। वृद्ध के जस्ट नीचे वो उससे छोटा है, उसको कहेंगे लघु। वो वृद्ध है तो नीचे वाला लघु है। और ये लास्ट में बना हुआ यूथ हिमालय, नवीन हिमालय कहा जाता है शिवालिक। तो हिमालय का जो फॉर्मेशन है, इसके जो ब्रांचेज हैं, अलग अलग श्रृंखलाएं, इनका बनने का निर्माण काल है वो इस साइड से स्टार्ट होकर सबसे लास्ट में ये बनी है। इन सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है? ट्रांस। अब हिमालय की इन श्रृंखलाओं को हम ये 4 श्रृंखलाएं मानते हैं मैंने इसमें। अब ये 4 इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में फॉल्ट या भ्रंश है, इसलिए इनको 4 माना गया है। कितनी अंगुलियां हैं और कितनी हथेलियां हैं? एक हथेलियां नहीं, हथेली है सिर्फ। अंगुलियां 4 इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में फॉल्ट है, भ्रंश है, गैप है। तो ये हिमालय की 4 श्रृंखलाएं इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में गैप है, फॉल्ट बने हुए। ऊपर वाले फॉल्ट को नाम दिया गया है रिवर्स के अकॉर्डिंग सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जिसको हम तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। तो सिंधु सांगपो सच्चर जोन के नाम से। बीच वाले को नाम दिया गया, जैसे 4 में से ये वाला बीच वाला फॉल्ट, इसको नाम दिया गया एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और लास्ट वाले को, इस वाले को नाम दिया गया है मेन बाउंड्री फॉल्ट, जो अंत में आ जाएगा। मेन बाउंड्री फॉल्ट जहां हिमालय समाप्त हो जाएगा। तो हिमालय के नीचे कौन सा फिजिकल डिवीजन है इंडियन ज्योग्राफी में? उत्तर विशाल मैदान या उत्तरी विशाल मैदान, नदन ग्रेट प्लेन। जो हिमालय से आने वाली जो रिवर्स है वो सेडिमेंट्स का जमाव करके इस मैदान को बनाती है। तो जहां हिमालय समाप्त हो जाएगा उसके सामने ये एक भ्रंश हो रहा है जो हिमालय और उत्तर विशाल मैदान के बीच में। तो हिमालय के सामने वाले भ्रंश को बोलेंगे हिमालय फ्रंट फॉल्ट। हिमालय के फ्रंट में जो फॉल्ट या दरार है उसको हिमालय फ्रंट फॉल्ट। फिर आप राजस्थान की ओर चलोगे तो इस साइड में विंध्यन और अरावली माउंटेन, इन दोनों के बीच में फॉल्ट आएगा, उसको कहेंगे जीबीएफ फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो इंडिया के अंदर ऐसे हिमालय से नीचे की ओर जहां जहां मेन माउंटेन सीरीज होती हैं या फिजिकल डिवीजन जहां अलग हो रहे होते हैं, वहां फॉल्ट या भ्रंश या गैप माने जाते हैं। तो किसी भी 2 चीजों को अलग करने वाला क्या होता है? गैप होता है। जैसे अपने और पड़ोसी के खेत को भी अलग करने वाली बीच में एक सीम होती है, 1 फीट या 2 फीट की हम छोड़ते हैं वो, तो वो भी एक तरीके का एक गैप है जो बताता है कि दोनों की सीमा अलग है। तो इसी तरीके से हिमालय की 4 श्रृंखलाएं अलग हैं क्योंकि इनके बीच में गैप माने गए, फॉल्ट माने गए। तो ऐसा राजस्थान में भी एक फॉल्ट माना गया है हाड़ौती के बीच में और अरावली के बीच में, यानी अपने प्लेट्यू और अपने पर्वत के बीच में। उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं जीबीएफ, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमांत भ्रंश। अब यहाँ गड़बड़ क्या होती है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी भी आपके सिलेबस में, तो एक स्टेटमेंट आता है मुख्य सीमांत भ्रंश। इसका मीनिंग, इनके जो इंग्लिश वाले टर्म्स हैं वो अपने को शॉर्ट में जाके देखने उधर। तो मुख्य को अपन क्या बोलते हैं? मेन, सीमा को बाउंड्री और भ्रंश को फॉल्ट। तो इसका मीनिंग ये एमबीएफ बनता है। और वो हिंदी में लिखते हैं कि मुख्य सीमांत भ्रंश राजस्थान में अरावली और हाड़ौती को अलग करता है, कि एमबीएफ फॉल्ट डिवाइड्स अरावली एंड हाड़ौती रीजन। तो एमबीएफ नहीं करता, जीबीएफ करता है। अपने वाला है ग्रेट, आगे वाले शब्द सेम ही है। बाउंड्री फॉल्ट अपने वाले में भी लगता है और हिमालय में भी लगता है, फर्क सिर्फ मेन और ग्रेट का है। तो राजस्थान में जो फॉल्ट है उसमें ग्रेट या महान शब्द लगेगा, जबकि हिमालय में है वो ग्रेट की जगह क्या लगेगा? मेन। क्योंकि ये शब्द ऐसे टफ होते हैं जो एग्जाम में अपन फ्लो में पढ़ते हैं तो अपने को लगता है कि हाँ हमें लिखवाया वही तो आ गया। यानी हिमालय वाले का जब हमें आइडिया नहीं होता तो अपने को लगता है कि हाँ हमें एमबीएफ ही लिखवाया था, क्योंकि एग्जाम में जीबीएफ एमबीएफ बनने में टाइम नहीं लगता है। कई तो और भी गजब मीनिंग निकाल लेते हैं वहाँ। जीबीएफ ग्रेट बॉयफ्रेंड भी मीनिंग हो जाता है कईयों का, भाई एग्जाम में नहीं निकलते मीनिंग कई बार, तो वहाँ उस पेन टिका के सोच रहे होते हैं। तो ये है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है? तो इट्स ए फॉल्ट, शॉर्ट में आता है ये। जीबीएफ क्या है? तो इट्स ए फॉल्ट एक भ्रंश है जिसका पूरा नाम क्या है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इट्स लोकेटेड बिटवीन या लाइज अरावली एंड हाड़ौती, जो अरावली एवं हाड़ौती के बीच में स्थित है।
एरिया माना जाता है इसका भीलवाड़ा चित्तौड़, ये वाला एरिया जो इस साइड से नीचे की ओर, हालांकि चित्तौड़ वाला हिस्सा है, फिर ऊपर भीलवाड़ा, फिर इधर कुछ भाग है कोटा का, बाकी बूंदी, फिर आगे डांग एरिया। यानी इसमें दो तो मेवाड़ वाले जिले लेने, चित्तौड़ भीलवाड़ा, दो हाड़ौती वाले लेने हैं ऊपर वाले, कोटा बूंदी, फिर आगे डांग एरिया लेना है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इसमें ये डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं। हालांकि लगभग साल भर पहले कोई एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे दिए गए थे कि जेबीएफ वाले ही चारों जिले दे दिए, क्योंकि कुछ जिलों में भीलवाड़ा नहीं दिया, सॉरी कुछ बुक्स में भीलवाड़ा नहीं दिया हुआ होता, जबकि भीलवाड़ा भी जीबीएफ में आता है। ये अपने जीएसआई डिपार्टमेंट जो कि मिनरल्स को फाइंड आउट करता है, वो अपनी जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी भी करता है वो डिपार्टमेंट, क्योंकि उसका मुख्य कार्य है जियोलॉजी स्टडी करना, चट्टानों के बारे में अध्ययन करना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई डिपार्टमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इन्होंने फाइंड आउट करके बताया हुआ है। तो जियोलॉजी जो स्टडी होती है, उस जियोलॉजी स्टडी के अंदर उनकी जो साइट है जियोलॉजी की, उस पर भी इसकी जीबीएफ के बारे में 150-200 पेज की एक पीडीएफ है, उसमें भी राजस्थान के भीलवाड़ा में बताया हुआ है। राजस्थान की कुछ बुक्स पढ़ोगे तो उसमें भी भीलवाड़ा, कुछ एक बुक्स हैं उन्होंने शायद या तो लिखने से छूट गया उनसे, तो भीलवाड़ा में भी है। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है लास्ट ईयर का, और अधीनस्थ बोर्ड ने उसका आंसर भी क्या मान लिया कि किस जिले में नहीं है, नहीं है वाले में उन्होंने भीलवाड़ा को मान रखा है। जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं चित्तौड़, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उन जितने भी ऑप्शन दिए उन सब में जीबीएफ है। तो ऐसा एक आधा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको गलत भी मिलेंगे, लेकिन जीबीएफ उस क्षेत्र में भी है जहां नहीं माना हुआ है। तो दो तो ये हाड़ो सॉरी मेवाड़ वाले जिले कवर करेगा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, दो हाड़ौती वाले कोटा बूंदी, और बाकी आगे डांग एरिया, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो इसमें यह डायग्राम बनाइए। जरूरी नहीं है कि विंध्यन को आप इतना पूरा इंडिकेट करो, विंध्यन को सिर्फ वो भाग इंडिकेट कर दो जो राजस्थान में, बार वाला बनाने की आवश्यकता नहीं। तो हाड़ौती के नीचे वाला हिस्सा यानी दक्षिण वाला हिस्सा तो है दक्कन लामा पठार, और उसके साउथ ईस्ट में जो माउंटेन फैली हुई है, माउंटेन का एक हिस्सा फैला हुआ है साउथ ईस्ट की, और उसको कहेंगे विंध्यन स्कारपलैंड, विंध्यन कगार। और जो बीच में एच लिखा हुआ है वो हाड़ौती भी बचा हुआ है, जिसको हम आगे सब डिवीजन में पढ़ेंगे, जिसके कितने भाग हैं, सब डिवीजन पार्ट 3 है। अभी जो इंडिकेट किए हैं सिर्फ वो मेन डिवीजन पार्ट इंडिकेट किए, क्योंकि अभी लास्ट में अपना जो हेडिंग था वो यही था मेन डिवीजन को लेकर, तो उन्हीं दो मेन डिवीजन को इंडिकेट किया। इसके दक्षिण की ओर दक्कन लामा पठार, और साइड में जो इधर है वो विंध्यन स्कारपलैंड, जो विंध्यन का हिस्सा इधर फैला हुआ है वो विंध्यन स्कारपलैंड। और हाड़ौती और अरावली के बीच में जो आपको फॉल्ट, अब ये भ्रंश वर्तमान में भूमिगत है, आपको विजुअली या दृष्टिगत नहीं होता, दिखाई नहीं देता, क्योंकि रिवर्स के द्वारा मिट्टी या सेडिमेंट्स को डाल के लगभग कवर कर दिया गया। तो ये सेडिमेंट्स के द्वारा कवर है लगभग। कंप्लीट हो गया डायग्राम।
हाँ जी। अब इसमें ये वाला जो भाग है जीबीएफ, जीबीएफ तो अपने आप में इन दोनों फिजिकल डिवीजन के बीच में यानी मैदानी भाग की हो रही है, तो जीबीएफ को अपन अलग से ही डिफाइन करेंगे। जीबीएफ के बारे में एग्जाम में पूछा जाए तो बताना है, नहीं पूछा जाए तो इस पार्ट को आपको स्किप करते हुए चलना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछने लायक क्वेश्चन है। यहाँ 15 वर्ड में, 15 वर्ड में पूछेंगे तो सिर्फ ये शब्द, सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म ही लिखेंगे जीबीएफ, जिसकी फुल फॉर्म आपको बतानी होगी। एरिया कौन सा है, यानी कौन से फिजिकल डिवीजन के बीच में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड है। तो ये दो तीन बातें आपको लिखनी है। एक तो पूरा नाम क्या है, कहाँ लोकेटेड है, अरावली और हाड़ौती के बीच में कौन से जिलों में फैला हुआ है, उन जिलों के नाम। तो यहाँ पहले नोट में एक बार जीबीएफ का मीनिंग लिख दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यूस इन पार्ट्स को कवर करेंगे दोनों को। तो पहले इस डायग्राम में एक जो टर्म्स आ रही है जिसको हम बाद में कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसको पहले नोट में लिख दीजिए जीबीएफ। जीबीएफ क्या है कि ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख दो इसका, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमांत भ्रंश, ब्रैकेट में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो अब जीबीएफ को अंडरलाइन करके इसके आगे लिखेगा, जीबीएफ एक भ्रंश है, जीबीएफ इज ए फॉल्ट, जीबीएफ एक भ्रंश है जो अरावली एवं हाड़ौती के मध्य स्थित है। जीबीएफ इज ए फॉल्ट which is lies between Aravali and Hadoti, या which is located between Aravali and Hadoti, जो अरावली एवं हाड़ौती के मध्य स्थित। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इसका विस्तार इट्स एक्सटेंट इन, डिस्ट्रिक्ट लिखिए अब, इट्स एक्सटेंट इन चित्तौड़ भीलवाड़ा, मेवाड़ वाले दोनों एक साथ लिख दो, चित्तौड़ भीलवाड़ा। फिर हाड़ौती के दो डिस्ट्रिक्ट एक साथ, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी। फिर जो डांग एरिया वाले बचे हुए हैं उनको एक साथ, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। तो इसका मीनिंग इनको दो 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 और फिर तीन के पेयर को अंडरलाइन कर देना, दो एक साथ अंडरलाइन कर दो, भीलवाड़ा चित्तौड़, फिर कोटा बूंदी को एक साथ अंडरलाइन, और लास्ट वाले तीन डांग एरिया को एक साथ, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर, ताकि ये ध्यान में रहे कि दो दो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके पेयर और फिर लास्ट में तीन का एक एक जो पेयर, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। तो इट्स एक्सटेंट इन भीलवाड़ा चित्तौड़ या चित्तौड़ भीलवाड़ा, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। इस साइड से चित्तौड़ भीलवाड़ा, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। अब इसमें हाड़ौती के जो मेन डिवीजन है, यानी हाड़ौती के जो मुख्य भाग है वो कौन कौन से हैं। एक तो दक्कन लावा पठार, यानी जो उसके दक्कन में दक्षिण में है वो, उसके बाद में विंध्यन कगार। तो उनमें से फर्स्ट हेडिंग में लीजिए, यानी ऊपर जो ये दो हेडिंग थी उसके अकॉर्डिंग डायग्राम में ये वाली हेडिंग फर्स्ट हेडिंग है, डेक्कन लावा प्लेट्यू। डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार में सबसे पहले तो ये बताना है हाड़ौती के किस भाग में है, इसके नाम से हेडिंग से पता लग जाएगा। वैसे तो डेक्कन या दक्कन का मीनिंग होता है दक्षिण की ओर, तो ये हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। तो इसमें लिखेगा, यह हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। इट्स लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हाड़ौती, यह हाड़ौती के दक्षिण में स्थित, जिसका विस्तार इट्स लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हाड़ौती विच इज एक्सटेंट इन, जिसका विस्तार आगे डेस करके नीचे, विस्तार में इसमें दो एरिया हैं,
एक तो पार्ट है इसमें ऊपरमाल और एक दूसरा है मालव रीजन। इन दोनों एक साथ मत लिखना, पहले एक हेडिंग में लिख दीजिए ऊपरमाल, फिर दूसरा जो हम कवर करेंगे मालव रीजन। वैसे दोनों लिखवाए हुए हैं आपको। ऊपरमाल का मीनिंग तो क्या लिखवाया हुआ है? ये लिखवाया कि यह पठारी क्षेत्र है, इट्स ए प्लेट्यू रीजन। जो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में कौन सी लोकेशन? बिजोलिया। एवं चित्तौड़, चित्तौड़ में कौन सी? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ के मध्य स्थित है, तो पहले ऊपरमाल में लिखिएगा। अब इसका विस्तार किसके रूप में? एक तो ऊपरमाल के रूप में और एक मालव रीजन के रूप में। तो उसमें ऊपरमाल में लिखेगा इट्स ए प्लेट्यू, यानी पठार का भाग है तो पठार के रूप में ही होगा ये। तो इट्स ए प्लेट्यू विच इज लोकेटेड बिटवीन भीलवाड़ा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बिजोलिया, एंड चित्तौड़गढ़, ब्रैकेट में भैंसरोडगढ़। इट्स ए प्लेट्यू विच इज लाइज बिटवीन या लोकेटेड बिटवीन भीलवाड़ा एंड चित्तौड़। तो भीलवाड़ा चित्तौड़ की जो मेन लोकेशन है वो इंडिकेट कर देना। भीलवाड़ा से बिजोलिया को लिया है और चित्तौड़ से भैंसरोडगढ़। इसका मीनिंग दक्कन लावा पठार मुख्यतः अपने 4 जिलों में है। 2 जिलों में वो ऊपरमाल के नाम से और नीचे वाले 2 जिलों में वो मालव के नाम से। तो नेक्स्ट वाले पोर्शन में लिखे मालव रीजन। तो ऊपरमाल में क्या था कि ये इट्स ए प्लेटू, ये एक पठार है जो भीलवाड़ा बिजोलिया से चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ के मध्य स्थित, क्या मध्य विस्तृत। इट्स ए प्लेट्यू विच इज लोकेटेड बिटवीन भीलवाड़ा एंड चित्तौड़। लोकेशन एग्जाम में ध्यान है तो लिख दीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में जरूरी नहीं है कि भीलवाड़ा चित्तौड़ दें, वो हो सकता है हम उन प्रॉपर लोकेशन को दें। बिजोलिया भैंसरोडगढ़ के बीच का पठार कौन सा है? ऊपरमाल। तो मेंस में जरूरी नहीं है कि आप बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ लिख के आओ, मेंस में भीलवाड़ा चित्तौड़ से काम चल जाएगा। यानी प्रॉपर लोकेशन याद नहीं है तो भी काम चलेगा। लेकिन प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो ये याद रखने होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम तक। फिर नेक्स्ट टाइम मालव रीजन, मालव प्रदेश। प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ को मालव प्रदेश कहा जाता है। यानी मालव रीजन है वो कौन सा भाग है? प्रतापगढ़ और झालावाड़। प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ इज नोन एज मालव रीजन। प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ इज नोन एज मालव रीजन। प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ को मालव प्रदेश कहा जाता है। यहाँ मालवा पठार का विस्तार, मालवा प्लेट्यू इज एक्सटेंट हियर, या मालवा प्लेट्यू इज एक्सटेंट इन दिस रीजन। यहाँ मालवा पठार का विस्तार है। तो ये जो शब्द है मालव, ये मालवा से ही कहीं ना कहीं उसी से लिया हुआ शब्द है। अपन मालव बोल देते हैं मध्य प्रदेश में, वो मालवा के रूप में। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान का जो ऊपरमाल का पठार है और मालव जो एरिया है वो वास्तव में राजस्थान के हाड़ौती के हिस्से नहीं होके मुख्यतः ये किसके पार्ट हैं? ये मालवा के। तो जिस एरिया में मालवा ज्यादा फैला हुआ है वो तो है मालव के रूप में, और जहां मालवा के ऊपर का हिस्सा है उसको क्या बोल दिया गया है? ऊपरमाल। तो ये जो दक्कन लावा पठार है ये हाड़ौती के मुख्यतः दक्षिण की तरफ है, यानी मालवा की तरफ, मालवा का हिस्सा है, जिसके विस्तार मुख्यतः एक तो ऊपरमाल के रूप में और दूसरा है मालव। तो इसका मीनिंग है कि ये वाला भाग है मुख्यतः राजस्थान के कितने जिलों में? 4। भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बीच में ऊपरमाल, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच में मालव के नाम से, इस नाम से। अब इसका जो दूसरा भाग बचा है कौन सा है? विंध्यन एस्कारपमेंट। तो इसमें लोकेशन बतानी थी और कहां पर है, तो हाड़ौती के दक्षिण में था, और जहां पे था वो एरिया बता दिया, एक तो ऊपरमाल और एक मालव। अब सेकंड पार्ट है विंध्यन एस्कारपमेंट। विंध्यन एस्कारपमेंट की हाड़ौती के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बताइए। ये वाला भाग हाड़ौती है।
तो विंध्यन माउंटेन ऐसे ही है ना, इस साइड में बिहार तक, सासाराम तक विंध्यन फैली हुई। हाड़ौती के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखेंगे तो हाड़ौती को डिवाइड कर लो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। भाई जिस बेस के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन होता है या जिसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकालते हो तो उसको डिवाइड कर लिया करो। तो हाड़ौती को डिवाइड करके, ये हाड़ौती का सदर्न पार्ट, विंध्यन है इधर, ईस्ट की ओर विंध्यन है। इसका मीनिंग है कि विंध्यन का घर हाड़ौती के मुख्यतः साउथ ईस्ट में है। हाड़ौती के नॉर्थ की ओर चले जाओगे तो इधर विंध्यन नहीं आती, इधर ना पश्चिम की तरफ विंध्यन आती है इधर। तो इसमें विंध्यन आती है इसके सदर्न की तरफ और ईस्ट की तरफ। तो मुख्यतः विंध्यन स्कारप्लेन कहाँ पर है? हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित। तो इसमें लिखिए विंध्यन स्कारप्लेन में, यह हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित। इट्स लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ हाड़ौती। यह हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित है, या विंध्यन कगार हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित। इट्स लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ हाड़ौती। यह हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित। गलती से अगर राजस्थान के दक्षिण पूर्व वाला वो समझ जाओगे तो भी ठीक ही है। तो राजस्थान के भी दक्षिण पूर्व में ही दिख रहा है ना, साउथ से ईस्ट की ओर जाते हुए। तो लेकिन राजस्थान नहीं लिख के अपने को मेन बेस क्या लिखना है? यहाँ हाड़ौती। राजस्थान लिख देते हो तो भी गलत नहीं है। तो ये हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसका विस्तार, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, जिसका विस्तार इट्स एक्सटेंट इन, जिसका विस्तार, एक तो हाड़ौती के चारों जिलों के नाम लिखो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इट्स एक्सटेंट इन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसके बाद में इन चारों जिलों के आगे ब्रैकेट में लिख देना हाड़ौती। यानी चार तो ये हाड़ौती के नाम से याद रखना है। फिर डांग एरिया वाले 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम और लिखिएगा, सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर। फिर उनके आगे ब्रैकेट में लिखिए डांग। तो इसका मीनिंग सिर्फ ये 2 शब्द याद रखने, एक हाड़ौती और एक डांग। तो इनसे सभी डिस्ट्रिक्ट याद आ जाएंगे आपको। तो इट्स एक्सटेंट इन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ब्रैकेट में हाड़ौती। उसके बाद में आगे कंटिन्यू सवाई माधोपुर, करौली एंड धौलपुर, ब्रैकेट में डांग रीजन, डांग प्रदेश या डांग एरिया। तो इसका मीनिंग है इसका विस्तार मुख्यतः एक तो इन जिलों में है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और एक आगे इन जिलों में सवाई माधोपुर, करौली, और पूर्वी जिले कौन से है? धौलपुर। तो लगभग इन 6-7 जिलों में ये फैला हुआ है। अब विंध्यन की जो चट्टाने हैं वो फेमस है राजस्थान के अंदर, कि विंध्यन में कुछ रॉक्स हैं, ये अपन वो जो चट्टाने हैं वो अपने आप में मिनरल्स भी है वहां। जैसे होता है ना ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट एक टाइप ऑफ रॉक्स भी है, और ग्रेनाइट अपने आप में एक मिनरल्स भी है, क्योंकि ग्रेनाइट एक स्टोन या पत्थर है। तो अपने लिए ग्रेनाइट एज ए मिनरल भी, और चट्टान का नाम भी होता है ग्रेनाइट। तो इसका मीनिंग विंध्यन में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टाने या खनिज कौन से हैं? तो इसी में इसके विस्तार के बाद में नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, मेन रॉक्स ऑब्लिक मिनरल्स इन विंध्यन स्कारप्लैंड। विंध्यन कगार में प्रमुख चट्टान या खनिज, मेन रॉक्स ऑब्लिक मिनरल्स इन विंध्यन स्कारप्लैंड। विंध्यन में प्रमुख खनिज या चट्टाने। मेन रॉक्स ऑब्लिक मिनरल्स इन विंध्यन स्कारप्लैंड। विंध्यन स्कारप्लैंड में प्रमुख चट्टाने या खनिज। तो इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स या रॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बलवा पत्थर। तो हिंदी वाले इसमें ऑब्लिक करके, या तो ये इंग्लिश में लिख देना
ये इसको हिंदी में लिखो तो सैंड स्टोन, क्योंकि कई बार ये इंग्लिश वाला शब्द यही हिंदी में लिख दिया जाता है, ये हिंदी शब्द बलुआ पत्थर यूज ही नहीं करते। तो एक तो इसमें मैक्सिमम यही मिलता है सर्वाधिक। फिर जो स्टोन मिलते हैं उसमें करौली धौलपुर का एक पत्थर फेमस है जो लाल रंग का होता है, उसको कहते हैं रेड स्टोन या धौलपुर स्टोन भी कहा जाता है, जो हमारे लाल किले में, राजस्थान की विधानसभा में और राम मंदिर में, नए संसद भवन में, हर जगह काम में लिया गया, तो उसको रेड स्टोन, रेड स्टोन या लाल पत्थर। इसके बाद में कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ की ओर अपने एक पत्थर होता है जो थोड़ा ग्रे कलर का होता है, स्लेटी रंग का होता है, उसको हम कहते हैं कोटा स्टोन, जो अपने पुराने ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरानी जो स्कूलें हैं, अपने पुराने घर हैं, पुराने हॉस्पिटल वगैरह हैं, उनके अंदर एक इस प्रकार का पत्थर है जो खुद ही मेला होता है तो मेला लगता ही नहीं है। भाई 5 दिन, एक तो होता है व्हाइट मार्बल, एक दिन झाड़ू नहीं निकालो अगले दिन पता लगेगा इधर इधर नहीं निकाली हुई, या जहां से कोई झाड़ू वाला निकाल भी देता तो बाद में बता देंगे कि इधर से नहीं निकली हुई, लेकिन कोटा स्टोन में ये नहीं बता पाओगे। ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन में ऊपर वाला जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको, कुछ इस प्रकार का होता है, ग्रे कलर सीमेंट कलर का होता है, उसको कहते हैं कोटा स्टोन। कोटा स्टोन का हिंदी नाम भी कोटा स्टोन ही प्रचलित होता है, कोटा पत्थर नहीं बोल के इसको हिंदी में भी जनरली कोटा स्टोन ही बोलते हैं अपन। कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जो हिंदी में भी इंग्लिश वाले शब्द एक्सेप्टेबल हो गए हैं लगभग, उन्हीं में से ये है कि ऐसा ही कोटा स्टोन ही लिखा जाता है। एक होता है लाइम स्टोन या चूना पत्थर, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, चूना पत्थर एंड डायमंड। डायमंड हालांकि अपने इधर कम है, मध्य प्रदेश में एक जगह है, जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो एक जगह आएगी पन्ना, भारत के 18 जैवमंडल में से एक आएगा। कितने हो गए जैवमंडल? 18 ही है ना अभी, जिसमें यूनेस्को की लिस्ट में 12 हो गया, और उन 12 में शायद ये शामिल हो गया क्या, पन्ना शामिल हो गया है। तो इसका मीनिंग वो पन्ना, उस क्षेत्र में एक जगह और आता है रीवा, मध्य प्रदेश में ये पठार आता है पन्ना रीवा का पठार, जो मुख्यतः पन्ना माइनिंग एरिया भी है, जहां से इंडिया में डायमंड बड़ी संख्या में निकाला जाता है, भारी मात्रा में निकाला जाता है। तो इस पन्ना से डायमंड या हीरा निकलता है। देवानंद साहब का पुराना एक गाना भी है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, चाहे दिल जाए चाहे जान जाए। तो पन्ना की तमन्ना पूरी हो गई है, पन्ना को हीरा मिल गया है। तो मध्य प्रदेश के पन्ना से क्या निकलता है? हीरा। तो वहां ये चट्टाने विंध्यन चट्टाने, अपने इधर डिपोजिशन इतना अधिक नहीं, प्रतापगढ़ के कुछ एक भागों में मिलता है अपने, जैसे एक लोकेशन बताई जाती है केसरपुरा, जो हम मिनरल्स पढ़ेंगे तब। तो आप विंध्यन स्कारप्लेंट के बारे में लिख रहे हो तो इसमें डायमंड या हीरा लास्ट में लिख सकते हो, लेकिन ये सभी ऑप्शन लगभग यही दिए जाते हैं। फिर पूछा जाता है विंध्यन स्कारप्लेंट में मेन रॉक्स कौन सी है? आंसर होगा बलुआ पत्थर। तो ये सभी लिख के इसको राइट टिक कर देना, हालांकि इसके ब्रैकेट में भी लिखा अपन ने मैक्सिमम या सर्वाधिक। तो विंध्यन में जो मिनरल्स या चट्टाने हैं वो ये हैं, मेनली सैंड स्टोन है, रेड स्टोन, कोटा स्टोन, लाइम स्टोन एंड डायमंड या हीरा। लास्ट में डायमंड या हीरा। तो हीरे को लिखना चाहिए, हीरे को लिख दीजिए, स्किप करो तो छोड़ दो, चाहे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए बलुआ पत्थर को याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है ये क्वेश्चन, और ऑप्शन लगभग यही देते हैं, और फिर पूछते हैं विंध्यन में मुख्य चट्टान कौन सी है। और एक अरावली के पश्चिम में कुछ पत्थर पाए जाते हैं, वो इस साइड में नहीं है। अरावली के पश्चिम में जैसे ग्रेनाइट और मार्बल वो ज्यादा फेमस है, जो यहाँ रेरी स्टैम्प बहुत कम है, क्योंकि जहाँ चूना पत्थर है वहां हो सकता है कि प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वहां मार्बल मिल तो जाएगा आपको, लेकिन विंध्यन में मार्बल कम मिलता है। इस साइड में मुख्यतः सैंड स्टोन सबसे ज्यादा निकलता है, बलुआ पत्थर। ये आ गया, कौन मांग रहा है सर? घर पे जरूरी काम है, जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल जा सकते हो।
देखो यहाँ जो कैंडिडेट बैठा रहे उसको भाई खुद पता है कि अभी इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे कोई काम होता है तो काम होता है तो उसको ये लगे कि काम ज़्यादा जरूरी है और क्लास को बाद में कवर कर लिया जाएगा, जा सकते हो। क्योंकि अब ये स्कूल वाला मामला नहीं है कि घंटी बजे तो ही निकलना है, पहले भी निकल सकते हो। नहीं आए तो भी हम पकड़ के नहीं लाएंगे। मीनिंग है कि यहाँ अवेयरनेस आपको रखनी है। हमें जो करना है वो एक सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो आपके अधिकारों के लिए आपको जागरूक रहना है और स्कूल के अंदर आपके अधिकारों के लिए मास्टर को जागरूक रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्कूल में दूसरी फीस तब जाएगी जब आपके नंबर बढ़िया आएंगे। गाँव में होता है ना कई बार, भाई हेडमास्टर साहब घर पे फोन लगाते हैं, टाबर की फीस जमा नहीं करवा रहे, तो घर वाले कहते हैं पढ़ा बहुत बढ़िया रहे हो ना तो फीस जमा करवाए, और तुरंत रख देता है। और कितने बच्चे भेजे हैं तुम्हारी स्कूल के अंदर हमने, फिर वो बताता है कि इसका जो टाबर आ रहा है वो भी हमारे वाले से प्रेरित होकर आ रहा है और इसको भी हमने तुम्हारी स्कूल में डलवाया, बताओ पैसे चाहिए कि नहीं साहब, लेकिन बाकी जो और भेजे हैं उनके जमा करवा दो। और यहाँ हम फीस पहले लेके बैठते हैं। तो ये विंध्यन स्कारप्लेंट हाड़ौती के दोनों मेन जो पार्ट हैं वो दोनों कंप्लीट हो गए। अब हेडिंग डालिए हाड़ौती के उपभाग या सब डिवीजन पार्ट ऑफ हाड़ौती, हाड़ौती के गौण भाग। हाड़ौती के गौण भाग। सब डिविजन्स ऑफ हाड़ौती। कितने भाग हैं गौण भाग? आगे इफेक्ट लिख देना, या तो ब्रैकेट में लिख दो या गोला बना के इस तरीके से। हाड़ौती के गौण भाग तीन, जिसमें तीन भागों में से एक तो हाड़ौती के पश्चिम की पहाड़ियां हैं, क्रिसेंट शेप में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में। ये आपको मैंने करवाया था राजस्थान और अरावली की प्रमुख पहाड़ियों में कुछ पहाड़ियों की आकृतियां लिखवाई थी लास्ट में, उनमें से लिखवाई हुई है वैसे अर्धचंद्राकार पहाड़ी। इसमें लिखो क्रिश्चियन सेफ हिल्स, एक ये पार्ट। सेकंड वाला जो भाग है वह हाड़ौती में मुख्यतः इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के बाद में इसके सामने का जो हिस्सा इस साइड में बारा की तरफ है वो शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद अपलैंड, शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद अपलैंड। राजस्थान में शाहाबाद और किशनगंज वो तहसीलें हैं जो राजस्थान में सहरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। भाई गरासिया तो अपने सिरोही में है और सहरिया अपने हाड़ौती में बारा की तरफ। शाहाबाद और किशनगंज ये आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे आप, ट्राइब्स के बारे में। तो ये शाहाबाद वो एरिया जहाँ जमीन या जो चट्टानी भाग है वो आसपास के मैदान से थोड़ा ऊंचा है। जैसे सेमी एरिड में भी एक ऐसा हिस्सा करवाया था नागौर, नागौर ये उच्च भूमि, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद अपलैंड। तो ये वाला पार्ट है, ये आएगा मुख्यतः बारह के अंदर। इसमें कई जिले आएंगे तो इसमें डिटेल अभी बताएंगे आपको। तीसरा जो भाग है उसमें झालावाड़ का कुछ हिस्सा है जिसमें डग और गंगधार ये दो क्षेत्र हैं। तो डग गंगधार उच्च भूमि, और यहाँ गलती से डग को डीग लिख दिया तो भरतपुर पहुंच जाओगे, हालांकि अब ये भी खुद भरतपुर से अलग हो गया डीग। तो डग नहीं, डीग नहीं होगी, क्या है ये डग। तो डग और गंगधार ये झालावाड़ में आता है।
डग गंगधार अपलैंड, इसका मीनिंग डग गंगधार भी अपने आसपास के एरिया से थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा, अपलैंड पार्ट। तो इसमें ये दो तो जगह के नाम से हैं। शाहबाद में जो है शाहबाद उच्च भूमि, डग गंगधार में वो डग गंगधार उच्च भूमि, और वो अपनी शेप या आकृति के कारण, जैसे पहाड़ियों की आकृति उसके अकॉर्डिंग नाम दिया हुआ है क्रिश्चियन शेप हिल्स, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। तो हाड़ौती के जो 3 सब डिवीजन पार्ट हैं, जिसमें एक अर्धचंद्राकार पहाड़ी, सामने 12 की ओर शाहबाद अपलैंड, और जो झालावाड़ की ओर बचा हुआ चट्टानी भाग है उसको बोला गया डग गंगधार उच्च भूमि के रूप में। तो ये तो फिर भी आपका आर्ट एंड कल्चर में खूब नाम सुना हुआ रहेगा, आगे आएगा भी वापस, ज्योग्राफी में भी रिपीट होगा। राजस्थान में कुछ कंजर्वेशन रिजर्व एरिया है, जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। अभी जो राजस्थान में 30 हो गए, उनमें से शाहबाद के नाम से 2 हैं, एक शाहबाद फॉरेस्ट और एक शाहबाद तलहटी। तलहटी पहाड़ी क्षेत्र के नीचे का हिस्सा होता है, तल वाला हिस्सा। तो ये शाहबाद अभी तो कई बार रिपीट होगा, शाहबाद लास्ट में आपको याद ही हो जाएगा। एक शहरिया जनजाति पढ़ोगे तब शाहबाद और किशनगंज इन तहसीलों को वापस लिखोगे, तो ये शब्द अभी तो 3-4 बार और लिखोगे तो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा शाहबाद 12 के अंदर। ये अच्छा क्वेश्चन है, वो भी रिपीट हुआ है, पहले हम विशेष आकृति पहाड़ियों में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको, ये वापस रिपीट नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 3 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा अर्धचंद्रा का। अभी एक क्वेश्चन यह है आपकी तरफ से कि अरावली जो पर्वतमाला, इसके लिए जो अरेबियन सी या अरब सागर है, वो अरावली का पिता किस तरीके से है? अरेबियन सी इज नोन एज फादर ऑफ अरावली। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, कारण अरावली जैसी जो चट्टाने हैं, वो जो वोल्केनिक इरप्शन जो हुआ है, ज्वालामुखी का उद्गार जो हुआ था, वो इस साइड से मुख्य इस साइड में हुआ, तो बीच के अंदर तो चट्टानों का या उद्गार है या तो इरोजन हो चुका है। तो यहां से अरब सागर में लक्षद्वीप के अंदर एक द्वीप आता है मिनिकोय द्वीप, ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आएगा ये। मिनिकोय, अमिनी द्वीप, लक्षद्वीप। तो मिनिकोय द्वीप के आसपास चट्टानें मिलती हैं, प्री कैम्ब्रियन एज की चट्टानें। तो अनुमान लगाया जाता है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो यहाँ तक फैली हुई थी, और यहाँ से वो रायसीना तक उस साइड में थी। लेकिन धीरे धीरे इरोजन प्रोसेस के कारण या कुछ प्लेट टेक्टोनिक घटनाओं के कारण यहाँ से अरावली का हिस्सा है वो गायब हो चुका है। तो अब अरावली कंटिन्यूस या सतत रूप में मिलती है गुजरात से दिल्ली तक, ये वाला पार्ट है वो कंटिन्यूस है, जबकि ये गैप आ गया। तो इस कारण कहा जाता है अरावली की जो उत्पत्ति है वो यहाँ से लेके उस साइड में, तो उत्पत्ति स्थान अरब सागर होने के कारण कहा जाता है फादर ऑफ अरावली। तो अरावली का पिता किस सागर को, तो जो नजदीक है उसी को ये कहा जाएगा अरब सागर को। तो उस प्रकार के चट्टाने हैं इस साइड में, मैंने कोई द्वीप तक। तो ये एक फैक्चुअली क्वेश्चन कभी कभार दे देते हैं एग्जाम में, अरावली का पिता कौन सा सागर है? अरेबियन सी, क्योंकि उसके नजदीक ही यही सागर है। हाँ जी। अब इसके जो 3 भाग हैं, उन 3 भागों में फर्स्ट हेडिंग कौन सी है? ये वाला भाग, फर्स्ट वाला ये है अर्धचंद्राकार, दूसरा रहेगा इस साइड वाला, और तीसरा रहेगा ये भाग। तो ये वाला भाग अर्धचंद्राकार पहाड़ी, जो क्रिश्चियन सेफ हिल्स हैं, इनको अगर आप डिस्क्राइब करो कि हाड़ौती है किस भाग में, तो ये हाड़ौती है, इस हाड़ौती को हम डिवाइड करें तो ये हाड़ौती के नॉर्थ से स्टार्ट होती है बूंदी की ओर से, फिर ये इस साइड में कोटा की तरफ आती हैं, पश्चिम की तरफ। ईस्ट वाला पार्ट तो बारा की तरफ चला जाएगा। तो ये वाला हिस्सा कोटा, कोटा के नीचे की ओर फिर इधर कौन सा आएगा? झालावाड़। तो
तो इसका मीनिंग है कि जो क्रिश्चियन सेप जो हिल्स हैं इसमें हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित है। 3 डायरेक्शन यूज करेंगे ईस्ट को छोड़कर, यानी क्रिश्चियन सेप हिल्स इज लोकेटेड टू द नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ ऑफ हाड़ौती, कि यह हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में स्थित है या दक्षिण की ओर स्थित है। तीनों डायरेक्शन को, ईस्ट को नहीं लिखना है। तो इसमें लिखे अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में। इन पहाड़ियों का विस्तार क्रिश्चियन सेप जो हिल्स हैं, इन पहाड़ियों का विस्तार हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित। इन पहाड़ियों का विस्तार हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में है। These hills are located, या these hills are extend. These hills are extend to the north, west and south of Hadoti. These hills are located here, extend to the north, west and south of Hadoti. यह हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित। इस डायरेक्शन यूज नहीं होगी। तो एग्जाम के अंदर जैसे यहाँ अपन हाड़ौती के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं ना, तो हाड़ौती के अकॉर्डिंग यानी हाड़ौती एरिया में जाके उसी को डिवाइड करके बताना है। उसका ये पार्ट है, ये क्रिश्चियन सेप। तो हाड़ौती का कौन सा भाग हो गया? नॉर्थ। अर्धचंद्राकार पहाड़ी इधर से है, तो इसका मीनिंग ये वेस्ट, हाड़ौती का पश्चिमी भाग और हाड़ौती का दक्षिणी भाग। अब इसमें शामिल जो मेन माउंटेन है, तो उसमें एक तो बूंदी का माउंटेन जो बूंदी हिल्स के नाम से, और एक कोटा झालावाड़ के बीच में पहाड़ियां किस रूप में है? मुकुंदरा हिल्स में। तो इन पहाड़ियों का हाड़ौती के उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में विस्तार है। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, जिसमें शामिल प्रमुख पहाड़ियां मेन हिल्स इन दिस पार्ट, इस भाग में मुख्य पहाड़ियां या इसमें प्रमुख पहाड़ियां आगे डेस करके 2 भागों में डिवाइड कर देना। जिसमें एक तो बूंदी हिल्स है, बूंदी हिल्स, नीचे ब्रैकेट में लिख देना बूंदी। हालांकि ये तो लिखने ही वैसे आवश्यकता नहीं, बूंदी की पहाड़ी कहाँ? बूंदी में ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुकुंदरा हिल्स है, वो मुकुंदरा जगह नहीं है। हाड़ौती क्षेत्र के एक मुख्य राजा थे मुकुंद सिंह, और पहाड़ी क्षेत्र का नाम था दर्रा। तो मुकुंद सिंह और दर्रा दोनों का नाम मिला के क्या बोला गया? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स में जो डिस्ट्रिक्ट है वो कोटा एंड झालावाड़। कोटा को अंडरलाइन कर दीजिए, मेन हिस्सा कोटा में, कोटा एवं झालावाड़। इसका मीनिंग दोनों ऑप्शन अलग अलग आ जाए तो इनका आंसर कोटा माना जाएगा। और ये क्वेश्चन में जनरली अधिक आता है, क्योंकि इससे डिस्ट्रिक्ट का आइडिया नहीं लग रहा मुकुंदरा के नाम से। ये पूछते हैं कि मुकुंदरा जो पहाड़ी है वो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? डेजर्ट एरिया का, अरावली का, मैदान का और हाड़ौती का। तो ये तय है कि पहाड़ी है तो मैदान और डेजर्ट का हिस्सा तो नहीं होगी, या तो मेनली अरावली में मिलेगी या कहीं ना कहीं हाड़ौती में हो सकती है। तो यह हाड़ौती का हिस्सा है। बूंदी हिल्स तो बूंदी वाला एरिया ही मेन हाड़ौती में आता है, तो वो इजीली पता लग जाएगा। इसमें जो मेन भाग है वो लगभग बूंदी 96 किलोमीटर हिस्सा है, और बूंदी वाला हिस्सा है वो अकेले जिले बूंदी में 96 है। मुकुंदरा हिल्स वैसे तो 120 किलोमीटर है, जिसमें से कोटा में 80 और आगे झालावाड़ की तरफ 40। तो अगर तीनों डिस्ट्रिक्ट में इनका एक्सटेंशन देखा जाए तो 96, और मुकुंदरा हिल्स कोटा में 80 और झालावाड़ में 40। तो इस तरीके से तीनों जिलों में देखा जाए तो क्रिश्चियन सेफ हिल्स का मुख्य हिस्सा बूंदी में आता है, क्योंकि उस अकेले बूंदी के पास कितना है? 96 किलोमीटर। और मुकुंदरा वैसे लेंथ तो ज्यादा है मुकुंदरा की, लेकिन वो 2 जगह है, एक कोटा में और एक झालावाड़, अप्रोक्सीमेट 80 और 40।
तो इसका मीनिंग है मुकुंद्र, ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है उसका जो मेन भाग है वो कौन सा है? बूंदी। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां मुख्यतः बूंदी, ये वाला पार्ट। और मुकुंदरा की पहाड़ियां मुख्यतः कहां पर? तो आंसर रहेगा कोटा, ये वाला पार्ट। यानी जो मेन हेडिंग पूछा है तब तो आंसर रहेगा मेन बूंदी। और मुकुंदरा हिल्स अगर क्वेश्चन पूछा तो इसमें आंसर किसको रखना है? कोटा। या तो दोनों ऑप्शन एक साथ होंगे, दोनों ही आंसर होंगे। फिर दोनों ऑप्शन अलग अलग रखे हैं, पूछा है कि मुकुंदरा मुख्यतः किस जिले में? मुकुंदरा मुख्यतः कोटा में, ये हिल्स के रूप में। फिर इस एरिया को अपने राजस्थान में आगे जाके हम इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी कवर करेंगे, जो वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह उसमें भी आएगा। हालांकि नेशनल पार्क है, सेंचुरीज में नहीं है। तो उसमें अपने इस साइड में एक तो कोटा का एरिया लिया हुआ है, वहां कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? मुकुंदरा नेशनल पार्क, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। उसमें कोटा और कोटा के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट यूज होगा? चित्तौड़। अभी जो यूज कर रहे थे वो क्या था? मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा की पहाड़ी। पहाड़ी यूज होता है तो आंसर रहता है कोटा और झालावाड़। तो इसका मीनिंग आगे वाला शब्द चेंज होते हैं, आंसर चेंज। मुकुंदरा हिल्स लोकेटेड इन कोटा एंड झालावाड़, मुकुंदरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कोटा एंड चित्तौड़। इसका मीनिंग कोटा तो हर बार प्रेजेंट रहेगा, हिल्स है तो झालावाड़ की तरफ है, नेशनल पार्क है तो झालावाड़ की जगह यूज करना है चित्तौड़। नेशनल पार्क जो है वो झालावाड़ की तरफ नहीं माना जाता, इसमें मेन कोटा का हिस्सा लिया गया, बाकी चित्तौड़ का हिस्सा लिया है। एक मुकुंदरा के नाम से और आता है, मुकुंदरा टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट के लिए इको सेंसिटिव एरिया और भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि जो टाइगर की जहां तक उसका जो मूवमेंट देखा जाता है, हलचल देखी जाती है, उस पूरे को ही कवर किया जाता है। तो इसमें लगभग पूरा हाड़ौती है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के अंदर। तो टाइगर रिजर्व के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें बारा को बाहर करना है और उसकी जगह चित्तौड़ को बोलना है। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, पहले ये बोला करो फिर बारा को हटा के, बारा को बाहर करके चित्तौड़। तो मुकुंदरा टाइगर प्रोजेक्ट कितने जिलों में? 4, कोटा, बूंदी, बारा की जगह चित्तौड़ और झालावाड़। मुकुंदरा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क दो में है, कोटा और चित्तौड़। और मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियां, वह है कोटा झालावाड़। तो मुकुंदरा के 3 कॉन्सेप्ट हैं, एक हिल्स वाला, एक नेशनल पार्क वाला और एक टाइगर वाला। तो मुकुंदरा अभी कौन सा करवाया? फिजिकल डिवीजन चल रहा है ना, तो इसका मीनिंग अभी अपन ने हिल्स वाला किया है, कोटा और झालावाड़ वाला। और उसमें भी मेन पार्ट कहाँ पर? कोटा। आगे वाले वाइल्ड लाइफ में आएंगे, वन्य जीव वाले में आएंगे, वहां तीनों रिपीट करवाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे भी रिपीट करोगे फिर वहां रिपीट होंगे, वहीं लिखेंगे अपन। सेकंड हेडिंग, शाहाबाद अपलैंड, शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद अपलैंड या शाहाबाद उच्च भूमि, तो ये मुख्यतः हाड़ौती के पूर्व में है ज्यादा। तो इसमें लिखिएगा यह हाड़ौती के पूर्व में 12 में स्थित। शाहाबाद अपलैंड is located to the east of हाड़ौती in बारा डिस्ट्रिक्ट। यह हाड़ौती के पूर्व में 12 में स्थित, तो शाहाबाद 12 का एरिया है। यह हाड़ौती के पूर्व में, यह वाला ईस्ट वाला हिस्सा है, यह हाड़ौती के पूर्व में 12 में स्थित। तो शाहाबाद अपलैंड इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ हाड़ौती इन बारा डिस्ट्रिक्ट। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए इसमें, शाहाबाद अपलैंड वाला जो एरिया है वहाँ वॉल्केनिक क्रेटर, ज्वालामुखी छिद्र होने के कारण, हालांकि वो ज्वालामुखी छिद्र वो एक तरफ से धंस चुका है, इसका नहीं किस रूप में दिखाई देता है? घोड़े की नाल, शो ऑफ फोर शेप में। तो इस क्षेत्र में शो ऑफ फोर शेप हिल्स होते हैं, घोड़े के नाल जैसे पहाड़ी होते हैं।
घोड़े के नाल जैसी जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के बीच में यहाँ पे पानी भरता है, इसको नाम दिया जाता है रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर लेक को वॉल्केनिक लेक भी कह सकते हैं, रामगढ़ वॉल्केनिक लेक। तो इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, शाहबाद अपलैंड में इस क्षेत्र में घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी स्थित है। इसी में नेक्स्ट लाइन में CO4 सेफ हिल्स CO4 सेफ हिल्स इज लोकेटेड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में घोड़े के नाल यानी राउंड शेप में है लगभग, लेकिन राउंड में एक तरफ कट लगा हुआ होता है तो उसको कहते हैं घोड़े के नाल। इस क्षेत्र में घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी स्थित, जिनके मध्य रामगढ़ क्रेटर स्थित या रामगढ़ क्रेटर लेक स्थित, रामगढ़ क्रेटर झील स्थित। CO4 safe hills is located in this region. Ramgarh crater is covered by these hills. रामगढ़ क्रेटर झील है वो इन पहाड़ियों से घिरी हुई है या इन पहाड़ियों के मध्य स्थित। तो ये क्रेटर, इसको जो बाहर वाला जो सर्कल है इसको क्रेटर माना जाता है, इस कारण इसको बीच वाला जो एरिया है वो रामगढ़ और बाहर वाले उस सर्किल को क्या बोलेंगे, क्रेटर। वॉल्केनो माउथ कहा जाता है उसको। तो क्रेटर में जो लेक बनती है उसको क्रेटर लेक या वॉल्केनिक लेक कहा जाता है, ज्वालामुखी झील। ये ज्योग्राफी में मानना है, जबकि साइंस वाले ये मानते हैं पहले यहाँ मेट्योराइट उल्का पिंड गिरा था, उल्का पिंड गिरने से गड्ढा हो गया, तो वो मानते हैं इसको उल्का पिंड वाली झील। ये आगे हम राजस्थान ज्योग्राफी में लेक्स पढ़ेंगे तब इसमें दोनों ही लिखवाएंगे कि क्रेटर और मेट्योराइट लेक का एग्जाम्पल। इंडिया में मेट्योराइट लेक के दो एग्जाम्पल हैं, एक महाराष्ट्र में लोनार आती है और एक राजस्थान की ओर रामगढ़ क्रेटर या रामगढ़ मेट्योराइट लेक। तो कुछ जगह इसको उल्कापिंड झील का एग्जाम्पल भी मानते हैं। तो प्रॉपर लेक वाले में इसका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लिखवाएंगे क्योंकि इसको यूनेस्को ने अपनी जियो हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है, तो ये सारी बातें वहाँ लेक के रूप में आएंगी। क्योंकि अभी फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, मेन वहाँ की करेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में जो लास्ट भाग बचता है इसमें डग गंगधार अपलैंड। डग गंगधार, तो ये एरिया है, एक तो डग है और एक गंगधार। डग गंगधार अपलैंड, डग गंगधार उच्च भूमि, इसमें लिख दीजिएगा। यह मुख्यतः झालावाड़ में स्थित। डग गंगधार इज लोकेटेड मेनली झालावाड़। इस क्षेत्र में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है, हालांकि पूरी हाड़ौती में ही होती है, लेकिन इसमें कोई और करेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो एक सोइल वाला बता दो। यह मुख्यतः झालावाड़ में स्थित है। डग गंगधार इज लोकेटेड मेनली झालावाड़। ब्लैक सोइल मोस्टली फाउंड हियर, यहाँ मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी का विस्तार अधिक। ब्लैक सोइल इज मोस्टली फाउंड हियर। जिन क्षेत्रों में काली मिट्टी होती है, एक तो मुख्यतः वहाँ सोयाबीन का उत्पादन अच्छा होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में और गुजरात के अंदर। कॉटन का उत्पादन अधिक होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए अदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फेवरेबल होनी चाहिए, जो हाड़ौती में नहीं है। वो हमारे हनुमानगढ़ में ज़्यादा बेटर है। तो इसका मीनिंग कभी भी कोई मिट्टी है वो किसी क्रॉप्स के प्रोडक्शन की गारंटी नहीं है कि भाई ये मिट्टी है तो ये फसल उत्पादित होगी। उसके पीछे क्लाइमेटिक फैक्टर भी प्रभावशाली होने चाहिए या उसके फेवर में होने चाहिए। भाई जैसे हम कहते हैं सैंडी या रेतीली मिट्टी है, उसमें मुख्यतः बाजरा अधिक उत्पादित होता है। भाई सम के दौरों में बोके देख लो होता है क्या, तो इसका मीनिंग बारिश ही नहीं होगी तो बाजरा होगा कहाँ से। तो इसका मीनिंग केवल सॉइल नहीं, अदर क्लाइमेटिक कंडीशन भी फेवर में होनी चाहिए, जैसे टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का, वाटर अवेलेबिलिटी का, फसल के पकते और बोते टाइम मौसम का सही होना। सारी चीजें क्रॉप्स के प्रोडक्शन को प्रभावित करती हैं, अकेली मिट्टी प्रभावित नहीं करती। हालांकि मिट्टी का भी इफेक्ट प्रभाव होता है, लेकिन केवल मिट्टी का नहीं होता। तो कॉटन अपने यहाँ काली मिट्टी हाड़ौती में होते हुए भी उत्पादन ज्यादा कौन लेता है, हनुमानगढ़, क्योंकि बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन कॉटन के लिए हनुमानगढ़ की ज्यादा ठीक है।
तो इस एरिया में अपने एक तो स्पाइस क्रॉप्स ज्यादा बोई जाती है, मसाले वाली फसलें, जो अभी हाड़ौती के इंपोर्टेंस में लिखवाएंगे। तो ये हाड़ौती के दोनों मेन डिवीजन और सब डिवीजन पार्ट दोनों कंप्लीट हो गए। अभी इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो इंपोर्टेंस ऑफ हाड़ौती के रूप में करेंगे। हेडिंग डालिए हाड़ौती के महत्व। इंपोर्टेंस ऑफ हाड़ौती, जैसा कि हर एक फिजिकल डिवीजन के लगभग लास्ट में किया है इस पार्ट को, अरावली में पहले कर लिया था अदर इंपोर्टेंट फैक्ट से पहले। ये अपने आप में 50 वर्ड्स का एक आंसर रहेगा आपका। इंपोर्टेंस वाले हर फिजिकल डिवीजन में लिखवाए आपको। डेजर्ट के इंपोर्टेंस क्या है, अरावली के क्या है, मैदान के क्या है, हाड़ौती के क्या है। तो हाड़ौती के इंपोर्टेंस में महत्व में लिखेगा। मुख्यतः एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो एक तो अपनी एलुवियल सॉइल में अधिक होती है और एक मुख्यतः ब्लैक मिट्टी में अधिक होती है। ये दोनों ही उपजाऊ मिट्टी में मानी जाती हैं, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। तो मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी तो मिलती है प्लेन एरिया में, मैदानी भागों में, और काली मिट्टी मिलती है प्लेट्यूज में, पठारी भागों में। तो ये कृषि उत्पादकता अपने मैदानों में भी लिखी थी, हाड़ौती में भी लिखेंगे। हाड़ौती में मुख्यतः मिट्टी कौन सी रहेगी, ब्लैक सॉइल। और इस ब्लैक सॉइल के अंदर अपने एक तो सोयाबीन और एक स्पाइस क्रॉप्स, मसाले वाली फसलें। राजस्थान में मसाले वाली फसलें सबसे ज्यादा झालावाड़ में होती हैं। पहले 12 का रिकॉर्ड था, वर्तमान में झालावाड़ कोटा अब 12 नंबर 3 पे है। तो राजस्थान के अंदर जो स्पाइस क्रॉप्स मसाले वाली फसलें उनमें सबसे आगे हाड़ौती है। इसका मीनिंग मसाले मुख्यतः ब्लैक सॉइल में अधिक उत्पादित होते हैं। और एक सोयाबीन, तो सोयाबीन इंडिया में जनरली एमपी अधिक उत्पादित करता है। लास्ट ईयर के रिकॉर्ड में महाराष्ट्र फर्स्ट है, एमपी सेकंड है और राजस्थान थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, महाराष्ट्र से बाउंड्री है एमपी की, एमपी से बाउंड्री है राजस्थान की। जैसे मस्टर्ड के अंदर फर्स्ट है गुजरात, सेकंड है राजस्थान। मस्टर्ड और सरसों के अंदर, सॉरी, ग्राउंड नट में, मूंगफली में गुजरात फर्स्ट, राजस्थान सेकंड। सरसों में फर्स्ट राजस्थान, बाजरे में फर्स्ट राजस्थान। तो कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनमें हमारे फर्स्ट सेकंड स्थान आते हैं। तो जिसमें ऑयल सीड क्रॉप्स में जो तिलहन फसलें, उसमें राजस्थान काफी आगे। सरसों में हम फर्स्ट हैं, मूंगफली में हम सेकंड है, सोयाबीन में हम थर्ड है। और मुख्यतः अपनी जो वेजिटेबल में सबसे ज्यादा जो एडिबल ऑयल है वो ज्यादातर यही यूज होते हैं, भाई सरसों का तेल या मूंगफली का तेल या सोयाबीन का तेल। और इन तीनों में राजस्थान की फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक। फर्स्ट है मस्टर्ड या सरसों, राजस्थान को मस्टर्ड स्टेट कहते हैं, सरसों का राज्य। मूंगफली राज्य कहा जाता है गुजरात को, ग्राउंड नट स्टेट, जहाँ मुख्यतः राजकोट फेमस है वहां का। जैसे अपने बीकानेर में लूणकरण सर, तो राजस्थान के लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। गुजरात का राजकोट, जहाँ का स्टेडियम भी फेमस है ना, राजकोट, क्रिकेट मैच होते हैं। फिर उसके बाद में मूंगफली के बाद में जब सोयाबीन की बात होती है तो सोया स्टेट कहा जाता है एमपी को। लेकिन एमपी का जो रिकॉर्ड है इस बार तोड़ के महाराष्ट्र आगे निकल गए। तो कुछ एक क्रॉप्स हैं जो आसपास ही उत्पादित होती हैं, तो उसमें आगे पीछे स्टेट हो सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर वापस एमपी आ गया जाए, लेकिन सरसों में अपने आसपास कोई भी नहीं है। राजस्थान अकेला इंडिया का 46% सरसों या मस्टर्ड का प्रोडक्शन करता है। यानी अकेला राजस्थान एक तरफ है और पूरा भारत एक तरफ है, लगभग 50% के आसपास। तो इसमें लिखो, समझ गया मैं। ये तुम्हारी जीवन में पढ़ाई मजाक बचा है ना। कृषि उत्पादकता में लिखो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में लिखिएगा। कल मैदानी भागों में क्या लिखा था कि मैदानी भागों में कृषि उत्पादकता अधिक, एज इट इज ऐसा ही लिखना है इसमें। हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी is found in हाड़ौती रीजन। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है, क्योंकि
यहाँ उपजाऊ मिट्टी, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी ब्रैकेट में लिख देना ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। बिकॉज फर्टाइल सॉइल, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ब्लैक सॉइल, बिकॉज फर्टाइल सॉइल इज फाउंड हियर, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ नहीं लिखे, सर्वाधिक उपजाऊ लिखने का मीनिंग गलत है। फिर मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल, जबकि ब्लैक सॉइल अपने आप में फर्टाइल होती है, मोस्ट फर्टाइल नहीं होती। तो कृषि उत्पादकता यहाँ अधिक होने के कारण यहाँ पे भी जलोढ़ की तरह एक उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी एलुवियल सॉइल होती है। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखो मेन क्रॉप्स इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में मुख्य फसलें, यानी कृषि उत्पादकता अधिक है तो मेन क्रॉप्स क्या है यहाँ की? तो मेन क्रॉप्स में लिख दो सोयाबीन एंड स्पाइस क्रॉप्स, सोयाबीन एवं मसाले वाली फसलें या मसाला फसलें। सोयाबीन और मसाला फसलें, स्पाइस क्रॉप्स। मसालों के लिए राजस्थान में फूड पार्क भी बनाए हुए हैं, स्पाइस पार्क। एग्रो फूड पार्क तो अलग है, अपने स्पाइस पार्क अलग है। स्पाइस पार्क एक तो पश्चिमी राजस्थान के मिर्च फेमस है, वहां बना हुआ है, मथानिया जोधपुर। दूसरा स्पाइस पार्क अपने हाड़ौती में बना हुआ है, रामगंज मंडी कोटा। रामगंज अपने वाली नहीं है, बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़, ये अलग है। तो रामगंज मंडी जो कोटा की है वो राजस्थान का सेकंड स्पाइस पार्क। स्पाइस पार्क का मीनिंग होता है कि एक ऐसा एरिया होता है अपने आप में जिसको मुख्यतः किसी एक विशेष थीम के लिए डेवलप किया जाता है। जैसे राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग थीम के पार्क बने हुए हैं, जैसे आईटी पार्क। तो आईटी पार्क के लिए जमीन, गवर्नमेंट ने जो जमीन अलॉट की है वहां सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी आ सकती है। एग्रो फूड पार्क, वहां सिर्फ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को प्रोसेसिंग करने वाली, जैसे गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर दे, गेहूं को दलिये में कन्वर्ट कर दे, गेहूं से बिस्किट्स या ब्रेड में कन्वर्ट कर दे, इसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। तो फूड को प्रोसेसिंग जहां किया जाता है उसको कहा जाता है एग्रो फूड पार्क। और ये बड़े स्तर पे बनाया जाए तो उसको कहा जाता है मेगा एग्रो फूड पार्क, जो राजस्थान में अभी एक ही बना है, अजमेर के अंदर रूपनगढ़। बाकी जो प्रपोजल या बनाए जाएंगे एक जोधपुर के अंदर और एक बीकानेर के अंदर। तो अशोक गहलोत जी ने जोधपुर में भी बनाना प्रस्तावित किया था, अब क्या पता बने कि नहीं बने, वो बात अलग है। बनेगा तो सही, लेकिन अब हो सकता है कि 4-5 साल ठंडे बस्ते में रहे, बीकानेर वाला पहले बना दें, और हो सकता है कि जोधपुर को भी बना दिया जाए। तो जो मुख्यमंत्री बनता है वो किसी एक जिले का नहीं होता, मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान के लिए ही होता है। लेकिन जनरली अपने जो एरिया होते हैं उनका वो ध्यान रखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे भी लगभग 6.89, यानी लगभग राजस्थान का कितना हिस्सा है? 7%। और जनसंख्या का सेटलमेंट कितना है? 11%। तो मैदानी भागों की तरह हाड़ौती क्षेत्र में भी जनघनत्व अधिक होता है, यानी एरिया कम है और पॉपुलेशन अधिक है। वहां 7% एरिया में 11% पॉपुलेशन है। डेंसिटी या जो जनसंख्या का जो दबाव है वो लगभग वैसा ही है जैसा मैदानी भाग। तो इसमें लिखिएगा हाड़ौती में जनघनत्व अधिक या उच्च पाया जाता है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड इन हाड़ौती रीजन। हाड़ौती क्षेत्र में जनघनत्व अधिक या उच्च पाया जाता है। हाड़ौती में जनघनत्व अधिक पाया जाता है क्योंकि क्योंकि इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, उपजाऊ लिखना है, सर्वाधिक उपजाऊ नहीं लिखना है। बिकॉज फर्टाइल सॉइल इज फाउंड हियर, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। बिकॉज फर्टाइल सॉइल इज फाउंड हियर, तो जनघनत्व के पीछे मिट्टी बहुत बड़ा कारण है। फिर नेक्स्ट लिखिए जलीय जैव विविधता, एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी। जलीय जैव विविधता,
मैदानी भागों में जैव विविधता के साथ शब्द क्या यूज किया था? पक्षी जैव विविधता। अरावली में केवल जैव विविधता, क्योंकि वहां बताया था बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा अरावली में है, क्योंकि वहां वेजिटेशन सर्वाधिक, क्योंकि जहां वन अधिक होंगे वहां बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी। हाड़ौती में खास बात क्या है कि इसमें सरफेस एरिया में जो वाटर है वो ज्यादा है, क्योंकि रिवर सबसे ज्यादा कोटा संभाग में। तो जिस क्षेत्र में सरफेस वाटर या सतही जल अधिक होगा उस क्षेत्र में एक्वाटिक एनिमल्स अधिक होंगे। जैसे एक चंबल की ओर, एक तो मुख्यतः घड़ियाल, एक उस चंबल के अंदर पाई जाने वाली गंगेटिक सूस, गांगेसूस, जिसको कहते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन का एक टाइप है जो गंगा में अधिक मिलता है, उसको कहते हैं गंगेटिक डॉल्फिन, जो अपना नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है, राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। और एक होता है इसके अंदर अपने एलिगेटर, सॉरी, ऑटर्स, उदबिलाव। उदबिलाव एक ऐसा जीव होता है जो पानी और स्थल दोनों पे ही रहता है। इसमें पिक्चर्स दिखाएंगे, अभी लिखिएगा। जलीय जैवता में हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ौती क्षेत्र में जलीय जैवता सर्वाधिक पाई जाती है। एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी इज मोस्टली फाउंड इन हाड़ौती रीजन। हाड़ौती क्षेत्र में जलीय जैवता सर्वाधिक पाई जाती है। अभी नेक्स्ट क्लास भी रहेगी आप लोगों की, कहीं ये हो कि नेक्स्ट क्लास नहीं है। ये जो भी है नवीन जी बताएंगे, वो तो नवीन जी आने वाले हैं। भाई मुझे नहीं पता वो। तो हाड़ौती क्षेत्र में जलीय जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। एक्वाटिक एनिमल्स आर मोस्टली फाउंड इन हाड़ौती रीजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे एलिगेटर, घड़ियाल, गंगेटिक सूस, या गंगेटिक डॉल्फिन भी लिख सकते हो, सूस की जगह आगे डॉल्फिन। गांगे सूस या गांगे डॉल्फिन, यह डॉल्फिन का एक टाइप होता है जो जन्म से अंधी होती है। इस मछली को गंगा गंगा वाले क्षेत्र में संरक्षण दिया गया है। डॉल्फिन का जो टाइप है, लेकिन ये गंगा में अधिक है, इस कारण इसको गंगेटिक डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जीव क्या है? बाघ। नेशनल एनिमल क्या है अपना? बाघ। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? नेशनल एक्वाटिक एनिमल ही है। सिर्फ एनिमल बोला जाए तब टाइगर, और नेशनल एक्वाटिक एनिमल बोला जाए तब गांगेसिस। और इसके अलावा इसमें ऑटर्स भी पाए जाते हैं, उदबिलाव। नेक्स्ट, उदबिलाव। तो इसमें ऑटर्स या उदबिलाव हैं। इसमें राजस्थान के कुछ जिलों के प्रतीक चिन्ह या शुभंकर भी हैं। जैसे घड़ियाल को अपना रखा है करौली ने, क्योंकि चंबल में जब फ्लड या बाढ़ आती है तो घड़ियाल सबसे ज्यादा रेस्क्यू किया जाते हैं करौली साइड में, यानी चंबल वाले एरिया से बाहर सबसे ज्यादा निकलते हैं करौली में। ऑटर्स हैं कोटा के अंदर। तो ये आईआईटी और मेडिकल वाले बच्चे हैं, उदबिलाव से कम नहीं होते हैं जो कोटा में होते हैं। तो ये उदबिलाव किधर है? कोटा में। घड़ियाल किधर है? करौली में। राजस्थान के किसी भी जिले का प्रतीक चिन्ह गांगेय उसको नहीं बनाया गया है, क्योंकि अपने यहाँ से कहीं अधिक ये गंगा में है। अब इनमें से कौन सा देखना है बताओ? कौन सा? उदबिलाव।
परिवार के साथ। इतना क्यों चला रहे हो? गला बैठ जाएगा और किसी आदमी को लगेगा ठीक चला रहा है, गाड़ी के आगे हॉर्न की जगह लगा लेगा तुम्हें। हाँ जी। कितने हो गए? अच्छा, टाइम हो गया है क्या? क्वेश्चंस वगैरह कोई दो चार इंपोर्टेंस और होंगे वो कल लिखवा देंगे, जैसे मिनरल्स वगैरह के लिए बचे हैं कल करवाएंगे।